आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का एक टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि 1885 में जब गाल्टन ने बुद्धि शब्द की चर्चा की थी, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति की थी, तो उसके बाद वह चलता रहा। बुद्धि का जो विकास है 1885, 1890, 1905, 1908, 12, 16, वहाँ तक ये जो बुद्धि का विकास होता रहा, बुद्धि शब्द का। उस वक्त तक सभी यही कहते थे कि मनुष्य में सिर्फ बुद्धि होती है, एक ही चीज़ होती है। लेकिन 1990 में दो व्यक्ति उठे, उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य में सिर्फ बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि के अलावा एक और दूसरे टाइप की बुद्धि होती है जिसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। ये दो व्यक्ति थे, जॉन मेयर और पीटर सेलो। इन दोनों ने कहा कि बुद्धि के अलावा भी एक और चीज होती है जिसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। अब इन्होंने तो ये बात कह के छोड़ दी, भाई चिंगारी लगाकर छोड़ दी, और उसके बाद सारी दुनिया में एक तहलका मच गया कि ये नई चीज क्या आ गई। इस पर काम होने लगा, इस पर शोध होने लगे, इसकी खोज होने लगी। तो इसी प्रक्रम में 1995 में एक व्यक्ति उठा, उसने इस शब्द को सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। और ना सिर्फ इस शब्द को, बल्कि इसके बारे में सारी थ्योरी लोगों के सामने ला दी। इस शख्स का नाम था यह व्यक्ति उठा और उसने सारी दुनिया के सामने इस संवेगात्मक बुद्धि शब्द को चर्चा का विषय बना दिया। डेनियल गोलमैन, इसने दो पुस्तकें लिखी थी, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, और एक दूसरी लिखी थी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। इन दोनों ही पुस्तकों में इसने इसे चर्चा का विषय बनाया। अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए कि ये जो है, ये दो व्यक्ति और ये सन, इनमें से सिर्फ एक सवाल निकल के आता है, और वो सवाल है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राइटिंग पे गौर ना करें, जो बता रहा हूं उस पे गौर करें। इनमें से सिर्फ एक ही सवाल बनेगा, और वो सवाल ये है कि प्रथम प्रयोग किसने किया था इस शब्द का। इसके अलावा जो भी सवाल बनेंगे वो इम्पोर्टेंट सवाल इसी में से निकल के आएंगे, डेनियल गोलमैन में से। इसी में से लगभग ज़्यादातर सवाल इसी में से निकल के आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ कि साइकोलॉजी के किसी भी चैप्टर को आप रटे नहीं। जो रटने वाली चीज़ होगी वो है सन या फिर कौन सा सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया, ये चीज़ें हैं जो याद करने लायक है, रटने लायक। बाकी ये चीज़ आप समझिए सारी। अब संवेगात्मक बुद्धि है क्या? मोटा सवाल ये आता है कि जब बुद्धि है तो फिर संवेगात्मक बुद्धि क्या चीज़ आ गई। तो इसे आप यूँ समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप IAS RAS इनकी तैयारी करते हैं, तो आप पहले जाते हैं, इसमें रिटन एग्ज़ाम देते हैं, और फिर दूसरा देते हैं आप इंटरव्यू। ये दो चीज़ें हैं। यहाँ से आप संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि, इन दोनों को मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है। आप क्वेश्चन खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। जैसे ही उसको पढ़ा, आप सोचने लग जाएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। मान लीजिए सवाल आया ताजमहल कहाँ है, तो आप तुरंत एक मशीनी तरीके से सोचेंगे और सोचते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, आगरा में।
हवा महल कहाँ है? तुरंत सोचेंगे जयपुर में। यहाँ आपको कुछ ज़्यादा जो प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने सोचा, बुद्धि ने काम किया और आपने जवाब दे दिया। लेकिन इंटरव्यू में भी आपको दो तरह के सवाल आएंगे। एक तो जैसे बुद्धि वाले, एग्जामिनर ने पूछ लिया अरावली पर्वतमाला कहाँ है, आप तुरंत सोचेंगे, जवाब देंगे राजस्थान में। लेकिन उसने पूछ लिया कि क्या आपकी शादी हुई है, आपने कहा हाँ शादी हुई है, तो आप अपने माँ बाप, अपनी पत्नी या पति और अपनी स्टडी तीनों के बीच किस तरह से माहौल को एडजस्ट करते हैं, ये सवाल उसने कर लिया। अब आप डायरेक्ट इसका सोचकर जवाब नहीं दे सकते मशीनी तरीके से, यहाँ आपको एक अलग तरीके से बताना होगा, और यही है संवेगात्मक बुद्धि। यहाँ भी आप नहीं समझे तो एक चीज़ और आपको यहाँ क्लियर करवा देता हूँ कि संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ होता है अपनी तथा दूसरों की, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका उचित तरीके से प्रबंधन करना, और उनके बीच जो तालमेल है, समायोजन है, एडजस्टमेंट है, वो स्थापित करना, यही होता है संवेगात्मक बुद्धि। यहाँ आपने देखा कि एग्जामिनर ने आपसे क्या सवाल पूछा है और वह आपसे क्या जवाब चाहता है, तो अगले की और खुद की दोनों की भावनाओं को आपने समझा, उसकी भावनाओं को समझा कि वह क्या पूछना चाहता है और आपसे क्या जवाब चाहता है, और अपनी भावनाओं को यूँ समझा कि आपको किस तरह से जवाब देना चाहिए। ये होता है संवेगात्मक बुद्धि। अब संवेगात्मक बुद्धि में संवेग जो शब्द है, यहाँ से आप इसका अर्थ ले सकते हैं संवेग क्या होते हैं। खुशी, गम, क्रोध, ये सब जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग जो हैं ये होती हैं संवेग, और इन्हीं संवेगों से रिलेटेड जो बुद्धि होती है वह संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यही इसका सीधा सा अर्थ होता है। अब ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि बुद्धि को मापते हैं हम, तो वह तो IQ द्वारा मापा जाता है, लेकिन जब संवेगात्मक बुद्धि को मापते हैं तो वह EQ द्वारा मापा जाता है। यानी संवेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई होती है EQ, यानी संवेगात्मक लब्धि। ये होता है। संवेगात्मक बुद्धि के 3 मॉडल दिए गए थे, यानी जो भावनाओं को समझने वाली मैंने बात कही थी, खुद की भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं, तो इसी चक्कर में 3 मॉडल दिए गए थे। एबिलिटी मॉडल, ट्राइट मॉडल और मिक्सेड मॉडल। ये 3 मॉडल दिए गए थे। इनके प्रवर्तक कौन थे, ये चीज़ आपको रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई समझने वाला इसमें थ्योरी नहीं है। ये दी थी जॉन मेयर तथा पीटर सेलोव ने। अब ये है क्या, पहले इनके तीनों के मैं नाम बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये हैं क्या। ये दी थी केवी पेट्रिट्स ने, और ये थी डेनियल गोल्डमैन ने। ये तो हुई कि कौन सा मॉडल किसने दिया, लेकिन अब ये हैं क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने भावनाओं को समझने वाली बात कही थी वो चीज़ यहाँ इनमें आती है। क्या आती है, ये तो होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी इंसान दूसरों की भावनाओं को
समझकर उनका जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, उचित प्रबंधन है, वो कर सके। ये होता है स्वयं की भावनाओं को समझना। और ये होता है मिक्सेड, यानी खुद की और दूसरों की, दोनों की भावनाओं को समझना। अब यहाँ एक चीज और निकल के आती है कि इसे तो कहते हैं अंतर्वैयक्तिक। इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक। और ये होता है मिक्स, यानी अंतर और अंतरा दोनों। अंतर और अंतर, अंतर का होता है दूसरे से, अंतरा से होता है स्वयं से, और अंतर और अंतरा यानी दूसरों की और स्वयं से। ये हैं इसके 3 मॉडल। यहाँ आप याद रखना कि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा मॉडल किसने दिया, या किसने कौन सा मॉडल दिया, सवाल बन सकता है। बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण जो ट्राइट मॉडल है वो किसने दिया, या बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो जॉन मेयर था, पीटर सिलोवा, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था। ये सवाल यहाँ से निकल के आते हैं। मैं इस छोटे से जो क्लास दे रहा हूँ इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, फालतू की थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं रखूँगा। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वह ले लीजिए, या जो लिखना है वो लिख लीजिए। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट बात आती है इस संवेगात्मक बुद्धि की, वो है कि जो संवेग हैं वो क्या होते हैं। तो संवेग क्या होते हैं ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक तरह से आपकी जो फीलिंग्स हैं वही संवेग होते हैं। गुस्सा है, हंसी है, खुशी है, ये सब प्रेम है, बिछड़ने का गम है, ये सब संवेग होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। यानी भावनाओं को आप संवेग कह सकते हो। अब जो एक वाटसन नाम के जो थे व्यक्ति, उन्होंने कहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 3 तरह के संवेग पाए जाते हैं। ये 3 कौन से हैं? भय, क्रोध तथा स्नेह। ये 3 संवेग एक नवजात शिशु में पाए जाते हैं। लेकिन इसी वक्त ब्रिजिस नाम का एक आया, वो बोला नहीं, बालक में 3 संवेग होते ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक संवेग होता है जन्म के समय, और वह होता है उत्तेजना। इसके अलावा उसमें कोई संवेग ही नहीं होता है। लेकिन 2 साल का होते होते उसमें सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये कहा था ब्रिजिस ने। तो इन दोनों की अलग अलग राय हैं। अभी यहाँ से सवाल ये बनता है कि वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं, या ब्रिजिस के अनुसार नवजात शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लिखवा दिए, आप लिख लीजिए इनका नाम। यहाँ जो संवेग हैं इनकी एक चीज़ और लिखी है कि संवेग के प्रकार जो हैं वो 2 होते हैं। हालांकि ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए क्योंकि एग्जामिनर है, उसका पता नहीं वो कहाँ से सवाल बनाए। ये होते हैं सुखद और दुखद। मेरे ख्याल से लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको याद हो गए होंगे। संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सुखद और दुखद। इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, ये लिख लीजिए। अब जो संवेगों से रिलेटेड जो बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। संवेगों का जो प्रभाव है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो है क्रियाशीलता। संवेगों का प्रभाव मनुष्य की क्रियाशीलता पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? मान लीजिए जब आपकी टेंशन है, आप उदास हैं, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी आलस में आ जाएगी, आपकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी। इसी तरह जब आप खुश होते हैं तो आप खुशी खुशी ज़्यादा कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संवेगों का जो
प्रभाव है वह व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब संवेग होते हैं व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं वैसे वैसे बुद्धि में कमी आने लगती है। जैसे जैसे संवेग बढ़ते हैं वैसे वैसे बुद्धि में कमी आने लगती है। कैसे कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप खुद देखिए कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। गुस्से में आप कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये आपको स्वयं को भी पता नहीं रहता। इसी तरह अत्यधिक खुशी में भी जब आप डीजे पे नाच रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन आपको देख रहा है। जिनसे आप रियल लाइफ में आपको शर्म आती है, लेकिन डीजे पर नाचते वक्त आप उनके सामने भी तांडव करते हैं। तो ये चीज़ है कि जैसे जैसे संवेगों में तीव्र आती है, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, उसमें बुद्धि में कमी आने लगती है। अब इसमें एक आता है कि जो संवेग हैं वो जागृत तो एकदम से हो जाते हैं, यानी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। एक गुस्सा आता है तो आपको तुरंत से आ जाता है, लेकिन ये जो कम होते हैं वह धीरे धीरे होते हैं। जो शांत होते हैं संवेग तो वह धीरे धीरे होते हैं। जैसे आपको अचानक से जब डर लगता है कहीं से, अब आप अचानक से डरते हैं तो डरते तो अचानक से हैं, लेकिन फिर जो दिल है वह अचानक से धड़कना शुरू करता है, वह धीरे धीरे कम होता है। आपका डर धीरे धीरे कम होता है, पसीने में हो जाते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे। वैसे जब गुस्सा आता है तो एकदम से उग्र हो जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे गुस्सा शांत होता है। तो ये हैं संवेगों से रिलेटेड कुछ टॉपिक। अब जो कहा जाता है कि संवेगों को इनका दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवेगों का अगर दमन करेंगे, यानी किसी व्यक्ति में गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा और अपन उसे फोर्सफुली कहेंगे कि गुस्सा मत कर, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर दमन यानी उसे पावर से न रोका जाए तो फिर क्या किया जाए? इनका शोधन किया जाना चाहिए। संवेगों का दमन नहीं अपितु उनका शोधन किया जाना चाहिए कि अगर उसे गुस्सा आता है तो उसे एडजस्ट करके, यही जो मैंने कहा संवेगात्मक बुद्धि, अपनी तथा स्वयं की भावनाओं को जानना समझना तथा उचित प्रबंधन करना। दमन के जरिए उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि शोधन के जरिए उनका उचित प्रबंधन करके, एडजस्टमेंट करके उसे समझाना चाहिए। अभी इसमें एक लास्ट चीज़ आती है, संवेगात्मक बुद्धि का चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका है। एक लास्ट बात आती है, हालांकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप एक नज़र ज़रूर उस पर मार लीजिएगा, रिवाइंड उसको कर लीजिएगा, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ, संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसकी उपयोगिता में मुझे इतना कुछ दम लगा नहीं। कि इसमें एक आता है, आप पहला लिख लीजिए कि ये जो जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बनाने में, ये कैसे बनाएंगे ये आपको भी पता है, क्योंकि अगर मैं एक एक का एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो उसको हम एडजस्टमेंट करके कम गुस्से वाला बनाएं तो जाहिर सी बात है उसका जो निजी जीवन है वह अच्छा होगा। इस क्रोध, स्नेह जो तुरंत उत्तेजित होता है उसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये सब, इससे उसका जीवन शांतिप्रिय ही बनेगा। जो नेगेटिव संवेग हैं उनको हम शोधन करके उनको सही राह पर लाएंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा। जीवन में कितना सफल होगा, इसकी जो भविष्यवाणी है वह इसके द्वारा की जा सकती है। संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन इसलिए किया जाता है। और इसके अलावा कामकाज की जो दुनिया है, कामकाज है व्यक्ति का,
कामकाज में निपुणता लाने में ये सहायक होती है और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। समाज या समुदाय में अपना स्थान बनाए रखने में सहायक है। तो ये इसकी कुछ संवेगात्मक बुद्धि की जो इम्पोर्टेंस है हमारे निजी जीवन में, वो ये बताई जाती है। एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन बिल्कुल ही हम नहीं कह सकते कि इनमें से क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो आप ये चीज़ें लिख लीजिए। आपको शायद मैंने पहले भी कहा कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। तो इसके अलावा संवेगात्मक बुद्धि में कुछ भी नहीं है। जो 1885 में बुद्धि शब्द का जिक्र हुआ था, उसके बाद 1885 के बाद 1890 और 1905, 1908, 1912, 1916 ये बुद्धि का विकास हुआ था। यहाँ तक संवेगात्मक बुद्धि को कोई जानता ही नहीं था। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि आई 1990 और 1995 के बाद। 90 में इसका जिक्र किया गया था, पहले जॉन मेयर पीटर सेलोव, और 95 में इसे चर्चा का विषय बनाया डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने कहा कि सिर्फ बुद्धि सब कुछ नहीं, एक संवेगात्मक बुद्धि भी होती है। हालांकि ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है नहीं, शॉर्ट में है। अगले टॉपिक पे अपन इसी पर चर्चा करेंगे, बुद्धि। इसके अलावा अगर आप किसी अदर टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा दोस्तों, मैं अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हमारा चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर जो एग्ज़ाम गाइड चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस कुछ भी हो, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप सिर्फ बताइए, हम प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।